हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीआरआई क्लासेस। मैं नीतू योगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके साथ मैं दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। एक मेरी गुड न्यूज़ है, आप सभी के साथ शेयर करनी है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि जेआरएफ कैसे किया जाए और कैसे हम एआईआर रैंकिंग लेके आए। आप सभी का एक बेसिक क्वेश्चन था जो बार बार आ रहा था, वो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गुड न्यूज़ इज़ दैट कि रिसेंटली मेरा जेआरएफ हुआ है और एआईआर रैंकिंग 38 मुझे मिले हैं। और ये बात शेयर करने में जो मेरे को खुशी हो रही है, दैट इज़ वो वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए ये कि एआईआर रैंकिंग पाना, क्योंकि मेरा मेरा नेट क्वालिफाइड नहीं हो रहा था, एंड आई वाज लिटरली थिंकिंग कि कैसे जैसे हो जाए। मेरी जर्नी बहुत ही टफ रही है, स्मूथली नहीं रही है कि अरे कंटिन्यूसली पढ़ के और दे दो। एंड आई वाज लिटरली एंग्जाइटी वाला वो जो फेस चल रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। आप सब जैसे सोच रहे हैं ना अभी जो पैंडेमिक में चल रहा है, वैसे ही लास्ट ईयर मैं सोच रही थी पता नहीं एग्ज़ाम कैसे होगा, टाइम मिला है नहीं मिला, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों के मन में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एज अ स्टूडेंट मेरे माइंड में भी आए थे, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि मेरा ये मुकाम हासिल करना, ये बिना टीचर्स के, बिना फैमिलीज़ के एंड बिना फ्रेंड सर्कल के पूरा नहीं हो पाता। बिकॉज विदाउट फैमिली सपोर्ट मैं आज जहाँ पे भी हूँ, जो अचीव किया है वो मैं समझ भी नहीं सकती थी, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। बिकॉज फॉर मी माई फैमिली ने बहुत किया है, और विदाउट टीचर के मोटिवेशंस और गाइडेंस, देखिए आपकी जर्नी में सक्सेस में कहीं ना कहीं टीचर्स का, मैं बोलती हूँ, सबसे बड़ा रोल होता है। सेकेंड आफ्टर पेरेंट्स, फैमिली के बाद में जो स्कूल्स की एजुकेशंस होती हैं, उसमें जो एजुकेशन फील्ड में टीचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर मी, मेरा फेलियर में जब भी फेलियर होता था, एंड माय टीचर्स आर ऑलवेज लाइक दिस कि आज नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, हो जाएगा, आई नो तू जेआरएफ क्रैक करेगी, टेंशन ना लो, जेआरएफ होगा। मेरे में वो फेथ था उनका, और वो पॉजिटिविटी लाता था। मैं बोलती थी सर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको इतना कैसे है? तो वो बोलते थे कि वक्त लगता है, हर चीज़ पाने में वक्त लगता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखो, सब कुछ हो जाएगा। और फ्रेंड्स कैसे इंपॉर्टेंट है? फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है कि सारा दिन आपने प्रिपरेशन किया है, बहुत अच्छे से किया है, और शाम तक आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, पता नहीं क्या होगा। आप एक दिन की बात तो है नहीं। एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है दैट इज़ अ बहुत लेंदी है, इतना इतना छोटा सा नहीं है कि हम इजीली कर लें, एक महीने में कर लें, ऐसा नहीं है। आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको डीप स्टडी करनी ही पड़ेगी यदि आपको अचीव करना है तो उसमें सारे दिन आप जैसे 2-3 दिन आपने पॉजिटिविटी रखी, नेक्स्ट डे आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है कि पता नहीं क्या होगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, या एक ऐसा पॉइंट आता है वीक में। मेरे साथ क्या होता था, मैं 3-4 डेज अच्छे से पढ़ लेती थी, और 5th डे ऐसा आता था कि मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, डिमोटिवेट हो जाती थी। एंड आई वाज लिटरली उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि क्या किया जाए क्या नहीं। बस किसी ना किसी फ्रेंड को जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फ्रेंड सर्कल आप हेल्दी रखिए, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड सर्कल जितना आपका अच्छा होगा उतनी आप में पॉजिटिविटी आएगी। कॉल करो, और फ्रेंड एक बार ऐसे ना बोलते बात करते करते नहीं हो जाएगा, उनका क्या चल रहा है उनका सुन के आप में और एनर्जी आएगी कि यार ये लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी बातें तो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने मेरा जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया, उस मेरी जर्नी क्या थी, उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आज हम बात कर लेते हैं कि हमारा अभी एनटीए यूजीसी नेट 2021 हमें कैसे अचीव करना है और कैसे एआईआर रैंकिंग लानी है। तो टिप्स टू क्लियर जेआरएफ ये और एआईआर, जो आपका अभी जो सिचुएशन चल रही है दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, जो कि पैथेटिक सिचुएशन बोल सकते हैं। पूरे वर्ल्ड हम एक मतलब हम अकेले नहीं, पूरा दुनिया ये फेस कर रही है। तो आप सभी को एक ही बात बोलूँगी कि सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और आसपास लोगों को भी मोटिवेशन देते रहिए, और जितनी ज़्यादा हेल्प हो उतनी कीजिए। अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है और स्टूडेंट्स सारे ये सोच रहे हैं कि अभी क्या होगा,
कैटेगरी 3 टाइप के स्टूडेंट की कैटेगरी हो रखी है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक जिनका रिवीजन हो चुका है और दे वर रेडी कि एग्ज़ाम होगा और हमारा जेआरएफ हो जाएगा, एग्ज़ाम दे के आना। उन्होंने पूरा फिर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, रिवीजन कर लिया। अब क्या करें, उनको अभी ये बोलते हैं ना कहीं लेज़ी हो गए हैं और ऐसे सोच रहे हैं अब क्या करें, कितना पढ़े, सेम वो चीज़ें सेम पढ़ना। आई कैन अंडरस्टैंड गाइस कि एक चीज़ पढ़ना दोबारा वापस अगेन एंड अगेन, दैट इज़ वेरी टफ। आप सोचोगे कितनी बार पढ़ लिया, सारी चीज़ें वो की वही हैं, क्या किया जाए अभी। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या करें। फिर अब आती है नेक्स्ट चीज़, ये स्टूडेंट हैं जिनका क्या बोलते हैं कि सिलेबस अबाउट टू फिनिश होने वाला था, बट दे वर मेंटली कि फिर जैसे तैसे एक सिलेबस कंप्लीट करें और पेपर देंगे, ऐसे स्टूडेंट थे। और एक स्टूडेंट इस टाइप के थे जो कंफ्यूज हैं, पेपर फॉर्म भर दिया है एग्ज़ाम का एंड दे वर थिंकिंग कि अरे देख के आते, चलो एग्ज़ाम दे के आते, फॉर्म तो फिल कर दिया है, अभी क्या करा जाए, क्या नहीं किया जाए, एग्ज़ाम तो देना ही है, पैटर्न समझ लेंगे, पता नहीं सिलेबस क्या होगा, वो उसी अपनी कन्फ्यूज़न की दुनिया में। तो आज हम तीनों टाइप के स्टूडेंट की कैटेगरी में बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि आप लोग निराश मत होइए। देखिए, आप में अपना टारगेट गोल, तीनों के लिए कॉमन बातें मैं बताऊंगी कि जो आपका गोल है वो क्लियर रखिए, दैट इज़ JRF एंड AIR रैंकिंग। ये आपके माइंड सेट एकदम क्लियर होगा ना कि ये मुझे पाना है, और ये आपने निश्चित कर लिया जिस दिन, उसमें आपने 50% रोल, मतलब आपका सक्सेस का टूवर्ड्स अचीवमेंट 50% आपका काम हो गया है, यदि आपका ये माइंड सेट क्लियर है कि आपको पाना है और उसमें उसको पाने के लिए आपने वर्क स्टार्ट कर दिया है। जब बोलते हैं ना आधा काम तो वही पूरा हो जाता है कि निश्चय कर लिया कि हमें ये चीज़ पानी है, हाफ काम वही पूरा हो जाता है वहीं पे। अब बात करते हैं जिनका रिवीजन हो चुका है और वो अब क्या करें, तो मैं एक ही बात बोलूँगी उनके लिए कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको नेगेटिविटी में मत लें कि अभी क्या होगा, हमने तो सारा रेडी हो रखे थे एग्ज़ाम के लिए, थोड़े से दिन थे, JRF आ जाता, सारी मेहनत की हुई, सारा वो हो गया, दोबारा से करना पड़ेगा। गाइस, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आपके पास जो नेट का सिलेबस इतना लेंदी है कि मैं आपको एक बात बोलूँगी, हर किसी ने 100% नहीं कर रखा होगा, कुछ ना कुछ आपने हार्ड जो पार्ट थे, जो डिफ़िकल्ट पोर्शन था, आपने छोड़ रखा होगा या लाइटली लिया होगा। मैं बोलती हूँ आप काम कीजिए उस डिफ़िकल्ट पार्ट पे, जो डिफ़िकल्ट है पोर्शन, उसमें काम कीजिए, और जितना आप उसको वापस देखिए। 10 डेज़ आप क्या बोलते हैं कि दीजिए अपना। 10 डेज़ देने के बाद में 10 दिन, जैसे 30 दिन हैं, आप सोचिए अभी एग्ज़ाम अपना जून से पहले तो होगा नहीं है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, वो भी हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ आगे भी जा सकता है। तो हम इतना आगे का नहीं सोच के कि 1 महीना अपने पास टाइम है, 1-1.5 महीना, उसके अकॉर्डिंग बात बोलते हैं अभी कि वी नेवर नो सिचुएशन कैसी हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका हार्ड, जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है, आप उस पे काम कीजिए। 10 डेज़ आप जितना हो सके जो है सारा पढ़ डालिए, जो आपने पेंडिंग छोड़ा था वो सारा पढ़िए। उसके बाद में आफ्टर 10 डेज़ आप जो पढ़ेंगे ना, आपको जो डिफ़िकल्ट लग रहा है वो मार्क करते रहिए, उसके बारे में सर्च कीजिए, डीप उसमें पढ़ाई कीजिए इसके बारे में। फिर उसके MCQ सॉल्व कीजिए। जितने आप MCQs लगाएंगे, आपका मैं बता रही हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता JRF और AIR रैंकिंग लाने में। जितने आप MCQs देंगे, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इंक्रीज़ होगी, आपके सोचने की क्षमता, आपको क्वेश्चन रीडिंग करने की। मैं बोलती हूँ एक मेरा जो JRF और AIR लाने का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो मेरे MCQs का था। मेरे जो टीचर्स थे, मैं ऐसे ही क्लास ले रही थी और उन्होंने बोला था कि जितने बच्चे MCQs और जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना अच्छा है। तो मैंने वो इनिशियल तो मैंने ऐसे ही दिया था, फिर मैंने एक दिन देने में ना थोड़ा प्रॉब्लम आती है, 2 दिन में प्रॉब्लम आती है, पर यूज़ टू हो जाती हूँ। मैं कहीं भी बैठी रहती थी ना, खोला कोई भी, और फिर मैंने मतलब क्विज़ देना, क्वेश्चन देना, अटेम्प्ट कीजिए। आप अपना टारगेट बनाइए, जिनका हो गया है एटलीस्ट डे के 200 MCQs करके चलिए। देखो, मैं एक ही बात बोलूँगी, पेपर 1 का जितना आता है आप 50, चलो 200 में नहीं तो 50 आपका, मैं ये कम बोल रही हूँ, 200 तो पक्का दीजिए। और PYQs आप अगेन मारिए, PYQs सारा कीजिए। PYQs करने के बाद में आपको जो प्रॉब्लम आती है वो कोर्स, मतलब क्या, PYQs करने से आपको ये पता चला जाएगा इस सब्जेक्ट में, इस यूनिट से, इस टॉपिक से अपने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको बार बार पढ़िए, उसको डीप पढ़िए। और वैसे क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी हम
डीप स्टडी करते हैं, पर क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है वो आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू पता चलती है बार 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 बार। और आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, मैं एक ही बात बोलूँगी, 2 सालों से जो जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है दैट इज़ नॉट ईजी। आपका जो, यदि आपकी कमांड नहीं है क्वेश्चन पढ़ने की और समझने की, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हो रही है। लास्ट टाइम जब मैंने दिया था, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे 3-4 क्वेश्चन बाकी थे और टाइम अबाउट टू वो हो गया था। किसी से ही बात करके देख लीजिए आप, कॉमर्स, मेरा कोर कॉमर्स है, मेन सब्जेक्ट, तो कॉमर्स वालों का क्या हुआ था, किसी के पास 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रहा था। इतना ज़्यादा मतलब कि लेंदी पेपर था, असर्टेशन रीजन दे रखे थे, 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चंस हो रखे थे। एक लाइन, एक सेंटेंस में नहीं था, एक लाइन के सेंटेंस में नहीं था कि चलो हो गया, एक फटाफट बढ़ा और क्वेश्चन मार्क कर दिया। नहीं, आपको सोचने में मजबूर कर रहा था कि ये मतलब प्रॉब्लम वो नहीं होता कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3-4 लाइन थी। अभी आप सोचिए 3 सही हैं और 2 में कन्फ्यूज़न है, आप तो अटक गए ना। 2 लाइन आपको आती है, 3 में नहीं आती, तो तभी उसमें डीप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डीप स्टडी कीजिए, एमसीक्यूज़ लगाइए जितना हो सकता है। एमसीक्यूज़ लगाने के बाद में आपके पास जो 20 डेज़ है, उसमें अगेन आप इन सबको रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने के बाद में आप अपना वो कमांड कीजिए। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपको और 100% हो जाएगा। आपको AIR रैंकिंग लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अपने आप को ना इस ड्यूरेशन में अभी ये मत सोचना कि लेज़ी हो रहे हैं, अरे हमारा किया हुआ है और देखी जाएगी, दोबारा जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब पढ़ लेंगे। ऐसी गलती कभी मत करना। कंटिन्यूटी है ना, उसको कभी ब्रेक मत करना। अगेन आप कंटिन्यू रहिए। कभी ऐसा मत सोचिए एग्ज़ाम की डेट फॉरवर्ड हो गई है और हमें बाद में जब डेट आएगी तब पढ़ लेंगे, हमारा किया हुआ है। नहीं, जो कर रहे हैं, जिनका मैं बता रही हूँ, ये कैटेगरी वाले लोग आगे निकल जाएंगे आपसे, यदि आपने ऐसे काम किए तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनकी अबाउट टू फिनिश वाले सिलेबस की, जिनका सिलेबस खत्म होने वाला था, रिवीजन नहीं हो पा रहा था, बट उनका एग्जाम देने के था। गाइस, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं तो बोलूँगी कि आप ना अगेन अपना क्या बोलते हैं, पूरा सिलेबस 10 डेज में जितना होता है एक बार पूरा देखिए। पेपर 1 और पेपर 2 का उस पर काम कीजिए। उसके बाद में आप जैसे 30 डेज़ का टारगेट लेके चलिए। 30 डेज़ में आप जो 20 डेज़ हैं उसमें क्या करेंगे, 1 यूनिट पेपर 1 की लीजिए, 1 यूनिट पेपर 2 की लीजिए दिन में। और दिन को ना गाइस, आप ये दिन के 2 यूनिट लेके और आप टारगेट कोशिश करिएगा कि जो छोटी यूनिट्स हैं उनको एक दिन में 1 यूनिट ख़त्म करने की कोशिश कीजिए पेपर 1 की, और एक दिन में पेपर 2 की ख़त्म कर दीजिए। यदि आपसे एक दिन में नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डे एक्सटेंड कर दीजिए, पर 2 दिन के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों एक एक करके यूनिट ख़त्म कीजिए। आप ऐसे कीजिए, और ये आप जिस दिन अपना लेंगे ना, उस दिन आपको ये बोलते हैं कि सारी यूनिट में हाथ नहीं मार के, कई क्या होते हैं कि सारा यूनिट देखते हैं। यूनिट में पेपर 2 में आज ये बैंकिंग देखी है, आज फाइनेंस देख ली, इनकम टैक्स भी साथ में देख लिया। मैं बोलती हूँ ऐसा मत कीजिए, आप एक यूनिट को पकड़ के चलिए, ताकि उस यूनिट के कुछ आपको स्ट्रांग होगा ना, जो स्ट्रांग है उसको और बनाइए स्ट्रांग। जो आपका, आप सोचते हैं मेरा बैंकिंग बहुत स्ट्रांग था, तो मैं ऐसे नहीं सोचती थी कि बैंकिंग को मैं और करूँ, मैं उसको और करती थी। जितने बार रिवाइज होगा उतना अपने क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं बोलती हूँ कि ये आप पेपर 1 पेपर 2 के एक यूनिट कीजिए। आपका 20 डेज़ में, मैं बता रही हूँ 20 डेज़ बहुत होते हैं, आप दोनों यूनिट कर लेंगे। आप रिविज़न करने पे आए तो, क्योंकि पहले के आपके पढ़े हुए, रिवाइज़ करिए। 20 डेज़ में दोनों सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं अपनी इसकी, क्या होगा अपना, अब बात करते हैं 10 दिन क्या करें। तो 10 दिन क्या होगा कि 10 डेज़ हम करेंगे, एक सेकेंड गाइस, जो 10 डेज़ बाकी हैं उन 10 डेज़ में हम MCQs लगाएंगे। मैं बोलती हूँ MCQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी के लिए। MCQs सॉल्व कीजिए आप, पहले आप PYQ सॉल्व कीजिए। 10 साल के सारे PYQs लगाइए। PYQs लगाने के बाद में आप MCQ जितना हो सकता है उतना सॉल्व कीजिए। आपको भी वही सेम मैं बहुत बात बोलूँगी, एनालिटिकल थिंकिंग इंक्रीज़ करेगा और बहुत हेल्प करता है। ऐसे कभी, मैं बोलती हूँ, मेरा मानना ये है कि MCQs आप जितना लगाओगे उतना आपको सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का ज्ञान होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी 3 चीज़ें हो गई। अभी इन सब के लिए ना एक कॉमन चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगी, तो प्लीज़ गाइस लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कितना हेल्प मिली है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कहाँ मेरी कुछ इंक्रीज़, कुछ अच्छा करने की है या कुछ इम्प्रूवमेंट करने के हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में बात करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा।
अब बात करते हैं जो स्टिल कंफ्यूज हैं व्हाट टू डू और व्हाट टू नो की सिचुएशन में। ये जी आपके लिए गोल्डन, क्या मैं तो बोलती हूँ कि आपके लिए भगवान ने पोस्टपोन करवा दी है और आप स्टार्ट कर दीजिए। आप कछुए की चाल से भी स्टार्ट करेंगे ना तो आपका जेआरएफ तो हो ही जाएगा, पर आप गोल सेट कीजिए। पहले गोल सेट करने के बाद में देखिए, गोल सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द थिंग इज़ दैट कि जितना आप, मैं बोलती हूँ फोकस ऑन योर गोल, जितना आप पहले गोल पे फोकस करेंगे। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे या फिर उस पे चिट पे क्या लिख देंगे, JRF अपना नाम, या फिर आप AIR रैंकिंग JRF। मैं रियल इंसिडेंट बताती हूँ कि जो आप लिखते हो अपने हाथ से, जो बार बार लिखते हो वो आपकी होके रहेगी, जो सोचते हो वो आप बन के रहोगे, और ये रियलिटी है। मैंने क्या किया था, एग्ज़ाम से पहले अपना एक पेपर लिया था और उसमें चिट में क्या लिख दिया था कि JRF नीतू योगी हो, JRF होल्डर नीतू योगी लिख के मैंने स्टिकर पेस्ट कर ऊपर रख दिया था अपने स्टडी टेबल के। और आफ्टर माय एग्ज़ाम, मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं एग्ज़ाम के बाद में मैं घर आ गई थी और उसके बाद में मैं वापस गई, 2 महीने बाद में गई और मैंने स्टडी टेबल अपना देखा। वो देख के वो स्टिकर देख के ना ऐसा लगा कि मेरे को जो खुशी मिली कि मैंने 2 महीने पहले क्या, मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी थी उसी टाइम पे मैंने अपना सेट कर दिया था कि JRF नीतू योगी। और वो देख के ना, जो उसको फुलफिल होने के बाद में जो खुशी मिलती है, मैं शेयर नहीं कर सकती, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। आप ये काम पक्का कीजिए। आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे ना, रोज़ आपका मकसद जो देखोगे, आप अपना टारगेट है JRF, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा, नहीं यार मुझे JRF लेके आना है, एनी हाउ मुझे इसके लिए काम करना है, तो आपका माइंड भी उसी वे में जाएगा। तो फोकस कीजिए अपने गोल पे। और मैं बताती हूँ आपको, वो 20 डेज़ था ना उनको मैंने बोला था रिविज़न 20 डेज़ में करिए। मैं बोलती हूँ गाइस, आप 30 डेज़ ले लीजिए, 1 महीने में बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक जितना होगा पेपर 1 का, 1 यूनिट को 3 दिन दीजिए आप अपना। और मैं बोलती हूँ 1 यूनिट के 3 दिन से ज़्यादा देने की यूनिट नहीं है। 3 दिन आप 1 यूनिट दोगे ना, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक से आप करोगे तो। और 3 डेज़ एक यूनिट को दोगे, 30 डेज़ में आपकी वो हो जाएंगी, यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। 10 की 10 पेपर, 3 दिन सेम, पेपर 1 पेपर 2 दोनों करना है और 30 डेज़ में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, फुल सिलेबस। मैं बोलती हूँ बेसिक होने के बाद में, उसके बाद में ड्यूरिंग दिस ओनली आप रोज के डेली के ये करने के बाद में 1 घंटा निकालिए, 50 क्वेश्चन उसका कीजिए पेपर 1 का। 1 घंटा निकालिए, 100 क्वेश्चन, सॉरी नॉट 50, 100 क्वेश्चन पेपर 2 का लगाइए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, आप 50 क्वेश्चन पेपर 1 के लगाएंगे और फिर 100 क्वेश्चन पेपर 2 के लगाएंगे। मैं बोलती हूँ आप ये करके देखिए, आपका साथ में MCQs भी होगा और पहले आप PYQs लगाएंगे, जितना हो सकता है PYQs लगाइए उसी दिन, क्योंकि क्या होता है साथ साथ में छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स। आप सोचेंगे कि क्या होता है पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, मैं बोलूँगी नहीं, चाहे आपको अभी कुछ नहीं आता हो पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे आपको ये टारगेट अचीव करने में। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद में बात आती है 30 डेज़ के बाद में आप रिवाइज स्ट्रेटजी, वैसे ही जिनका अबाउट टू फिनिश होने वाला था वैसे स्ट्रेटजी बनाइए और आपका हो जाएगा। अब हम कॉमन बात करेंगे कि JRF के लिए हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी, जो 20 मार्क्स का मैं स्ट्रेटजी बता देती हूँ, प्रैक्टिकल और जो मैथमेटिकल होता है। मैंने क्या किया था, दिन का जो सुबह जल्दी उठती थी, और दिन का चाहे आप लेट सोते हो चाहे कुछ भी हो, तो मेरा कभी कभी मैं जल्दी उठती थी, कभी कभी लेट सोती थी, ऐसा ही होता था। तो 1 घंटा आप रिजर्व करके रखिए, जैसे ही आप उठते हो उसमें डे में फर्स्ट 1 घंटे में क्या, 1 DI करोगे, 1 RC करोगे। DI एंड RC एक रोज करोगे अब से, चाहे आपका पेपर कभी भी हो, चाहे किसी का फिनिश हो गया है सिलेबस या कर चुके हैं, या फिर कोई अभी कन्फ्यूज़न में, तीनों टाइप की कैटेगरी सभी बच्चे क्या करेंगे, अब DI और RC एक घंटा अलग से, इन सबको अलग से दोगे आप, जिसमें DI और RC। और मैं क्यों बोल रही हूँ, ये DI आता है आपका 10 नंबर का कंट्रीब्यूट करता है, RC 10 नंबर कंट्रीब्यूट करता है। 20 पर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने JRF अचीव करने में। 20 मार्क्स आपको, बच्चे कुछ पॉइंट से रहते हैं उनसे जाके पूछिए कितना वो होता है। मैं बोलती हूँ ये 20 मार्क्स स्कोर ईजिली कर पाओगे, रोज़ मेहनत करोगे ना आपको पता भी नहीं चल जाएगा। और खेल खेल में आपका क्या बोलते हैं कि ये आपको JRF मिल जाएगा। क्या होता है JRF पाने में 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। जिन बच्चों का नहीं हुआ ना उनसे पूछ के देखिए, वो दोबारा करते हैं। तो मैं बोलूँगी DI और RC रोज़ 1 घंटे देना है,
जिसमें आपको अपना DI लगाना, DI का एक क्वेश्चन लगाना है और एक RC का लगाना है, बस। उसके बाद में क्या करना है, जो टाइम पेंडिंग हो, एक दिन में आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा क्या कर रहे हैं, पर रोज़ लगाओगे ना, आपको आपका जो नींद है वो उड़ेगी एक तो उठते ही, और आपका सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी। उसके बाद में क्या करेंगे हम, मैथमेटिकल पोर्शन है, हर दिन का पेपर 1 का जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसका कुछ परसेंट पॉइंट करेंगे हम साथ में। तो ऐसे करके 1 घंटे में हमारे 30 मार्क्स के सारा काम हो रहा है। 30 मार्क्स बहुत होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको मतलब आपको पता नहीं चलेगा, पर बाद में इस चीज़ का वैल्यू पता चलेगी। तो DI और RC एक साथ करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो वे था देखने का, दैट इज़ कि कोई भी कंडीशन में हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा मेरे अंदर है। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, मेरे मुंह से, जो मेरे को जानता है, कोई नहीं सुनेगा कि मैंने कभी ना बोला है। मैं हमेशा हाँ बोल, चाहे मेरे से हो मत, होप रहती है कि अरे कर लेंगे, देखी जाएगी, चाहे कुछ भी हो करेंगे। मैं बिना हाथ पाँव मारे रहती नहीं हूँ, चाहे लाइफ की सिचुएशन हो मेरे सामने। और मेरी जो एग्ज़ाम दे रही थी उससे पहले मेरे साथ बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि कोई मतलब किसी और के साथ होता तो इसीलिए वो गिव अप कर देते। मेरे साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया था। मेरे एग्ज़ाम से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एंड दैट वॉज पैथेटिक। बता नहीं सकती मैं, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई थी। फिर भी वो होता है ना कि एक डिटरमाइन कर लिया कि अरे करना है तो करना है, कुछ नहीं मेरे को वो कर सकती। एटीट्यूड रखिए नेवर गिव अप वाले। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फेथ रखिए अपने आप में गाइस। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि दुनिया आप पे विश्वास करेगी? नहीं जी, आपको ही अपने आप पे विश्वास रखना है। और एक चीज़, आप ना किसी चीज़ को, कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। आप एक ना पॉजिटिविटी लीजिए। मैं बताती हूँ कि कुछ मेरे टीचर थे, और सर ने क्या किया था, ऐसे ही क्लास ले रहे थे और हम मॉक टेस्ट देते थे। मॉक टेस्ट के नंबर आए थे और ऐसे बातें हो गई कि भाई किसका कितना आया, किसका कितना आया। तो सर ने मुझे एक बात बोली थी कि आप जैसे हैं, आपका बहुत मतलब पेपर 1 में 80% से ज़्यादा, 80 मार्क्स से ज़्यादा लेके आना चाहिए आपको। एंड उस दिन मैंने ठान ली थी। सर ने तो नॉर्मल बोला होगा, फर्स्ट डे बोल दिया, वो भूल गए, क्योंकि रोज़ क्लासेस लेना इज़ अ बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने एक बात बोली और मैंने क्या लिया, उसको स्क्रीनशॉट लिया और स्टार मार्क कर दिया उसको, उस कन्वर्सेशन को। और रोज़ मैं उस पर काम करने लग गई। और मेरी इतनी बात नहीं होती थी टीचर से इतनी, पर वो चीज़ मेरे लिए वो पॉजिटिविटी थी कि मैं सर के सामने तभी जाऊंगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे टारगेट बनाइए अपना ना, कि मैं ये काम तभी करूंगी जब मेरा JRF होने के बाद में वो काम मैं करूंगी, और उससे मैं तब बात करूंगी। आप मानेंगे नहीं, मैंने मेरे टीचर से ऑडियो रिकॉर्ड करके हम कन्वर्सेशन करते थे। बट आफ्टर माई सिलेक्शन, आफ्टर माई ये क्रैक करने के बाद में, मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल किया था उनसे। एंड जो खुशी हो रही थी ना, वो बताने के लिए, दैट इज़ मेरी बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि मैं कैसे बयां करूं। एक ऐसी पॉजिटिविटी आप फैमिली के लिए कर लीजिए। आप फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, मेरा मानना होता है। विदाउट फैमिली का ना, आप यदि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि उनको खुशियाँ दीजिए। ये एग्ज़ाम उनके लिए बहुत, आपके लिए इतना नहीं होगा। आप टारगेट कीजिए फैमिली, पेरेंट्स की जो खुशी होती है ना, मेरे पेरेंट्स को जो खुशी मिली है, सभी के पेरेंट्स को खुशी मिलती है, उनके बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। और वो खुशी ना किसी चीज़ में और चीज़ों में नहीं है। जो बच्चों की सक्सेस देख के मिलती है पेरेंट्स को, मैं मानती हूँ, और किसी चीज़ से नहीं मिलती है पेरेंट्स को। तो आप फैमिली को टारगेट कीजिए कि मेरी माँ को, मेरे पापा को सारी दुनिया की मैं खुशियाँ दूँ, कैसे भी दूँ, मैं अपने तक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं एक ही बात बोलूँगी कि उनको अपने माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं आने देना है, और उनकी खुशियों के लिए हमें काम करना है। तो आप इस वे में काम कीजिए। पेपर 1 पेपर 2 कीजिए। उसके बाद में मैं बोलूँगी कि दिन को, आप बोलोगे ये इतनी सारी बातें हम कैसे करें, क्या नहीं, टाइम नहीं मिलता। मैं बोलती हूँ 24 आवर ही होते हैं, बस डिवाइड करने की बात होती है। एक पूरे 24 आवर को 3 स्लॉट में डिवाइड कीजिए, 8-8 घंटे में, 8-8 आवर्स में डिवाइड कीजिए। 8 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा आप नींद ले लीजिए, सो लीजिए। ये कैंसर स्लीप में, ये 8 घंटे में 6 घंटे अपने काम कीजिए। अदर जो भी है घर के काम कर लीजिए। हाउसवाइफ होती हैं, कोई वर्किंग वुमेन होती हैं, कोई काम कर रहा है, कोई क्या बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कर रहा है। तो मैं बोलती हूँ सारा काम करके भी आप 6 घंटे काम कर लो एक्स्ट्रा। कहीं ऑफिस, अभी तो ऑफिस सब बंद है, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे होंगे, तो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद में बचे 2 घंटे, इनमें से
2 घंटे ये लेके चलिए और 8 घंटे ये लेके चलिए, आपके पास 10 घंटे बचते हैं यदि आप सिस्टमेटिकली प्लान करो तो। और 10 घंटे में आप, मैं बोलती हूँ 8 घंटे ही पढ़ लो अच्छे से, काफ़ी है आपको JRF लाने के लिए। कोई मना नहीं कर सकता, AIR आएगी और आप मेरे को बता देना जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना, यदि आपने ये फॉलो कर लिया। पर ये फॉलो करना है एनी हाउ, चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी हो, ये काम 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। 2 घंटे और निकाल लीजिए, चैट वेट करने के लिए निकाल लीजिए, 8 घंटे करना है तो करना है। ये आप कर लोगे ना, मैं बोलूँगी आपको कोई नहीं रोक सकता मंजिल पाने की। बस चाह होनी चाहिए, JRF होगा आपके हाथ में, AIR रैंकिंग होगी आपके हाथ में। बस आपको क्या करना है, उसके लिए काम करना है। 8 घंटे का 4 घंटे पेपर 1 दो, 4 घंटे पेपर 2 दो। यदि आपका पेपर 1 जिसका स्ट्रॉन्ग है, पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है, तो इस बीच में इस जो 10 घंटे थे ना, उसमें 1 घंटा आप चाहे MCQs दो या फिर कुछ और दो, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। देखो इतना ही मोटिवेट कर सकते हैं इंसान। आपको मैं बता सकती हूँ कैसे करना है, पर आपका जो टाइम टेबल होगा ना, जो टेबल होता है, स्टडी टाइम टेबल होता है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। और मैं ये नहीं बोलती कि 10 घंटे जैसे रेगुलर दो, मैं बोलती हूँ आपको जब भी टाइम मिले ना, आप बुक उठाओ, टॉपिक उठाओ और स्टार्ट कर दो। आपको पढ़ने का टाइम, आप ट्रैवल कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ मैं ट्रैवल करती थी, मैं बुक नहीं पढ़ सकती थी, PDF नहीं पढ़ सकती थी, मैं क्वेश्चंस लगाती थी। कितना डिस्टर्बेंस होगा, एक क्वेश्चन तो पूरा होगा, कम से कम कैसे भी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो गाइस, जितना हो सके। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, क्वेश्चन लगाओ। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो वॉक करती थी या कहीं पे भी आती थी, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता था ना, मैं क्वेश्चन लगाती थी, जितने क्वेश्चन देखती थी उतना अच्छा था। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो, आई नो आप कर लोगे और आपका पक्का होगा। और इसी चैनल पे अभी से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ बनाना कि पेपर 1 और पेपर 2 के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं MCQ सीरीज़ भी लेके आ रही हूँ, बहुत सी चीज़ें। आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना गाइस। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। आज से मैं एक्टिव होने वाली हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम मिले, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊँगी, मेरी जर्नी के बारे में बताऊँगी। और क्वेश्चन हम साथ में अचीव करेंगे आपका टारगेट। टेंशन ना लीजिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। और आई नो दैट आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आई नो। जस्ट आप एक स्लोगन रख लीजिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव देन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद में ही पॉसिबल है। आप नज़रिया होना चाहिए, आपका नज़रिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप पर डिपेंड करता है। तो मैं बोलती हूँ कि योर थॉट एंड योर एक्शन, योर वर्ड्स बहुत चेंज कर देंगे आपका वर्ल्ड। बोलते ना, चेंज योर थॉट एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। फैक्ट है ये, दिस इज़ अ वेरी वेरी, मतलब मैं बोलती हूँ ये बहुत ही, बोलते हैं ना, दुनिया का सत्य है ये। आप अपने सराउंडिंग, अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करके देख लीजिए, या फिर आप अपने इन्वायरमेंट को, कुछ भी आप थोड़ा सा एक्शन चेंज करके देखिए, आपके साथ वो चीज़ें होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपसे अभी मैं अलविदा लेती हूँ आप सभी से। आप अपना ध्यान रखिए, सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।